आप देख रहे हैं दमदार 10 और सबसे पहले बात होगी दमदार 10 में महा तूफान की। बुलेटिन की शुरुआत ही हम इसी से कर रहे हैं क्योंकि महा तूफान ने दस्तक दे दी है। कैरिबियाई सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इस वक्त पूरी दुनिया में दो महा तूफानों के चलते खतरा बढ़ गया है। कैरिबियाई सागर में मेलिसा तूफान खतरे की घंटी बजा रही है तो बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोंथा भी तेजी के साथ आज आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ता जा रहा है। मोंथा के खतरे से निपटने के लिए हिंदुस्तान में क्या तैयारी है, कौन कौन से राज्य डेंजर जोन में हैं, एक एक डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी से उठा मोंथा तूफान तेजी से अब आंध्र प्रदेश की तट की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। साइक्लोन मोंथा धीरे धीरे ताकतवर होता जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक थोड़ी देर में इसके और तेज होने और बहुत ज्यादा गंभीर होने की संभावना जताई जा रही है। साइक्लोन मोंथा आज रात को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। लैंडफॉल के वक्त तूफान की जो स्पीड होगी करीब 100 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। आंध्र प्रदेश में स्थिति गंभीर होती जा रही है। राज्य के तटीय जिलों में तेज हवाएं और बारिश होना शुरू हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार मोंथा चक्रवात करीब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर की दिशा में बढ़ता जा रहा है, यानी उत्तर पश्चिम की दिशा में लगातार बढ़ता जा रहा है। और सुबह 5:30 बजे जो रिकॉर्ड किया गया था उसमें इसकी दूरी विशाखापट्टनम से करीब 350 किलोमीटर थी, लेकिन ये धीरे धीरे रात तक टकरा जाएगा। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मोंथा तूफान अब धीरे धीरे विशाखापट्टनम की तट की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है और इसकी जो रफ्तार है करीब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की अब पता लगी है। और करीब रात के वक्त ये वाइजैक के तट से टकराएगा, यानी विशाखापट्टनम के तट से ये टकराएगा, जिस वक्त तेज बारिश होगी और साथ ही तेज हवाएं चलेंगी। अब प्रशासन की ओर से कई इंतजाम किए गए हैं और खास तौर पे करीब 50,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया, यानी कि जो तटीय इलाकों में रह रहे थे उनको हटा लिया गया है। अब बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मोंथा आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। काकीनाडा के पास गंभीर चक्रवाती तूफान दस्तक देगा और हवाएं करीब 100 किलोमीटर या उससे अधिक की गति से यहां बहने जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। प्रशासन को बिजली, इसके अलावा पानी, इंटरनेट जैसी जो जरूरी सुविधाएं हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। जब तेज हवाएं चलेंगी तो पेड़ गिरने का खतरा है, जो तमाम इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं उसे नुकसान पहुंचने की संभावना है, बिजली बाधित होगी। तो इसी के मद्देनजर प्रशासन ने तमाम जो अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है और जो रेस्क्यू में तैनात यहाँ पर अधिकारी हैं या जवान हैं उन्हें हिदायत दी गई है किस तरह से आखिरकार लोगों की रक्षा करनी है, किस तरह से जब तूफान आएगा तो व्यवस्थाओं को ठीक रखना है। और सबसे बड़ी चुनौती होगी लोगों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित जगहों तक ले जाना। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। धीरे धीरे जो बंगाल की खाड़ी से तूफान चला है उसके चलते जो लहरें ऊंची होती जा रही हैं, अब धीरे धीरे जो लहरें और भी ऊंची होंगी, 4, 5, 6 फीट तक पहुंच जाएंगी कुछ जगहों पर। और जब इतना पानी आएगा तो शहर के अंदर भी पानी घुसेगा। तो एक होगी तेज हवाएं, दूसरी होगी बारिश, यानी पानी और साथ ही हवा। ये दो बहुत ही खतरनाक जो एलिमेंट्स हैं इस तूफान के, वो लोगों को प्रभावित करेंगे। मोंथा तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। अलग अलग रूट पर 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है और मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। सभी जिलों में कलेक्टर और एसपी अलर्ट पर हैं और तटीय जिलों के सभी स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। मछलीपट्टनम, कलिंगपट्टनम, इसके अलावा काकीनाडा और विशाखापट्टनम, ये वो अहम शहर हैं जो बहुत ही तट के किनारे मौजूद हैं और तट के किनारे मौजूद ये तमाम शहर सबसे पहले चपेट में आएंगे। इस साइक्लोन का असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु समेत कई राज्यों पर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा के लिए खास तौर पे रेड अलर्ट जारी किया है। प्रचंड चक्रवाती तूफान मोंथा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ आगे बढ़ा है। पिछले 24 घंटे के अंदर आंध्र प्रदेश में यह तूफान दस्तक दे देगा। तूफान से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से 6,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। ओडिशा के 8 जिलों से रेड जोन घोषित किया गया है। मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समुद्र में ना जाने की हिदायत तक दी गई है। एनडीआरएफ और इसके अलावा ओडीआरएफ के तमाम जो फोर्सेस है उन्हें भी तैनात किया गया है। ये जो सिस्टम था पूरा वो 21 तारीख को अंडमान सी में डेवलप हुआ था और तब ये लो प्रेशर था। धीरे धीरे ये डिप्रेशन में बदला और 2 दिन से ये डीप डिप्रेशन था। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसको नाम दिया गया है मोंथा में कन्वर्ट हो गया है। ये अभी नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी गति तकरीबन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है और
इसके फर्दर इंटेंसिफाई होने की संभावना है। अब से हमने तकरीबन 40 डिज़ास्टर रिलीफ टीमें, जिसमें कम से कम 300 कोस्ट गार्ड पर्सनल तैनात हैं, जिनके पास रबर की डिंगीज़ हैं, बोट्स हैं, उनके पास फर्स्ट एड मेडिकल किट्स हैं, उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, जो कि जैसे ही ये लैंडफॉल होगा उनको तैनात कर दिया जाएगा, जो कि सारे कोस्ट गार्ड स्टेशन राइट फ्रॉम पारादीप से लेके नीचे चेन्नई तक हर किसी कोस्ट गार्ड स्टेशन में ये अवेलेबल हैं। इसके अलावा जितने भी जहाज़ हमारे हार्बर में स्टैंड बाय हैं, जैसे ही लैंडफॉल होगा ये जहाज़ इस एरिया में आएंगे और पूरा स्कैन करेंगे, जिसमें एयरक्राफ्ट भी रहेंगे, और अगर कोई भी मर्चेंट वेसल या फिशिंग बोट डिस्ट्रेस में होगा तो उसको रिलीफ दिया जाएगा। तो उड़ीसा में भी मोंता तूफान को लेकर हाई अलर्ट है। मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ में गजपति, गंजम, कालाहांडी और कंधमाल में तूफान से निपटने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। उड़ीसा के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसी वजह से एनडीआरएफ और साथ ही ओडीआरएफ की 128 टीमों को यहां पर तैनात कर दिया गया है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर साइक्लोन या तूफान के दौरान सबसे अच्छे प्रबंध किए जाते हैं लोगों को बचाने के लिए, और लगातार यहां पर सरकार ने इसी तरह के कदम उठाए हैं। सभी के लिए चैलेंजिंग रहता है, तो ऐसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के वो सभी को डायरेक्शन दिए हैं कि कैसे किसी का भी जान माल का नुकसान ना हो। उसी के तहत अब जो रेवेन्यू मिनिस्टर, ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, वो बार बार मीटिंग ले रहे हैं, और सीनियर ऑफिसर्स हमारे डीजी सर डॉक्टर सुधांशु षडंगी, डीआईजी सर डॉक्टर उमाशंकर दास मीटिंग अटेंड करके हमें जो है बीसी में सभी ऑफिसर जो फील्ड फंक्शनरी हैं, जो रेड अलर्ट जिले हैं 8, जो गजपति, गंजाम, मलकानगिरी, नवरंगपुर, जहाँ जहाँ पे ये जो 8 जिले उधर हैं, कंधमाल, सभी जगह पे हमारा 123 टीम अभी डिप्लॉयमेंट हो चुके हैं। तो ये जो पूरे 8 जिले हैं, 8 जिले में हमारा टीम, और हमारा जो बरहमपुर आरडीसी सर्कल का जो फायर ऑफिसर बीके पंडा हैं, वो उनको भी मतलब एक जिला अभी जैसे सरकार के डायरेक्शन के हिसाब से डीजी सर उनको भी वहाँ भेजेंगे, और एक सीनियर ऑफिसर कटक भुवनेश्वर से को भी वहाँ बरहमपुर में जाके ये सब सुपरविजन करने के लिए भेजेंगे। और इस वक्त मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक तरफ मेरे साथ यहाँ पर ओंकार हैं, और साथ ही साथ हम उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर हम रुख करेंगे आंध्र प्रदेश का। सुरेखा हमारे साथ वहां से जुड़ी गई हैं। ओंकार, बंगाल में क्योंकि इसका आंशिक असर पड़ने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह के फिलहाल हालात हैं, और साथ ही साथ किस तरह की तैयारी सरकार की ओर से की गई है? देखिए, सरकार की तरफ से सभी तैयारियां ऑलरेडी की गई है। हालांकि यहाँ पर आंशिक एक प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है। हर एक जिले की डीएम को इसके बारे में सतर्क कर दिया गया है कि ताकि कोई भी जान माल का नुकसान ना हो। हम लोग इस वक्त है मंदारमनी पे, पूर्व मेदिनीपुर जिले के मंदारमनी में। थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर समुद्र के उफान फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, और दोपहर आते आते और भी उफान ज्यादा देखने को मिलेगा, ऐसे ही वेदर ऑफिस से कहा गया है। यहाँ पर मंदारमनी में आमतौर पर काफी ज्यादा भारी मात्रा में यहाँ पर पर्यटक रहते हैं, लेकिन इस मानता की वजह से जैसे कि देखा जा रहा है, समुद्र जो किनारा है, जो सी बीच है, वहाँ पर काफी खाली सा है। आमतौर पे यहाँ पर काफी पर्यटक आते हैं, क्योंकि काफी बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है ये, तो इसमें काफी लोग भरे हुए रहते हैं हर रोज। लेकिन आज जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर बहुत ही कम संख्या में पर्यटक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए जैसे कि आमतौर पे सरकार की तरफ से जितने भी योजनाएं हैं वो बनाई गई है। हर एक जिले के डीएम, एसपी सभी को सतर्क कर दिए गए हैं, क्योंकि पूर्व मेदिनीपुर जिला ही नहीं, इसके साथ साथ साउथ 24 परगना, ईस्ट वेस्ट मिदनापुर, कोलकाता, हुगली, हावड़ा, यहाँ पर भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। तो भारी बारिश के कारण वाटर लॉगिंग ना हो, इसके अलावा कोई जान माल की कोई भी क्षति ना हो, इसके ऊपर मद्देनजर रखते हुए नवान्नों की तरफ से सभी जिले की डीएम, एसपी सभी को सतर्क कर दिया गया है। और जितने भी कच्चे घर है, यानी कि ये पूर्व मेदिनीपुर जिले के समुद्र किनारे खाड़ी इलाके में जितने भी कच्चे घर है, उनमें से लगभग 1000 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट ऑलरेडी कर दिया गया है, क्योंकि कोई भी कच्चे घर में रहेंगे तो उसके भारी बारिश के कारण घर टूटने की वजह से ये जान माल का क्षति पहुंच सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए लगभग 1000 जो मिट्टी के घर है उनको इवैक्यूएट ऑलरेडी कर दिया गया है। एनडीआरएफ भी तैनात है। तो
सरकार की तरफ से हर एक तैयारी ऑलरेडी कर दी गई है ताकि कोई भी जान माल का क्षति ना पहुंचे। अमित, तो जैसा कि हमें ओंकार ने हमें तस्वीरें भी दिखाई कि इस वक्त जो हालात है बंगाल में, क्योंकि आंशिक असर पड़ने जा रहा है लेकिन वहां पर अभी भी बादल छाए जैसे लग रहे हैं और साथ ही साथ जो तेज हवाओं की वजह से जो लहरें हैं बहुत ज्यादा नजर आ रही है इस वक्त बंगाल की खाड़ी में। हम रुक करेंगे सुरेखा का, क्योंकि वो इस वक्त आंध्र प्रदेश में ही है। आंध्र प्रदेश में ही लैंडफॉल होने जा रहा है इस तूफान मांथा का। सुरेखा, क्योंकि सुबह सुबह 5:30 बजे की जो रिपोर्ट बता रही है सबसे करीब वो है मछलीपट्टनम, वहां से करीब 190 किलोमीटर की दूरी पर पाया गया है इस तूफान को। तो इस वक्त किस तरह के हालात दिख रहे हैं आंध्र प्रदेश में और किस तरह से सरकार ने कमर कसी है ताकि इस महातूफान से लोगों को बचाया जाए और कम से कम नुकसान हो? जी देखिए, मछलीपट्टनम की जब हम बात करते हैं तो मछलीपट्टनम के कुछ दूरी पर हम लोग हैं इस वक्त में, और दरअसल आईएमडी से के जो अधिकारी हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी हिदायत दी कि आप मछलीपट्टनम की तरफ मत जाइए। इस वक्त में वहां पर बहुत ज्यादा हालात खराब है, जिसकी वजह से जो है ये कहा गया है कि कोई भी उस तरफ ना करे। इसलिए हम लोग दूसरी तरफ हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि कितनी तेज हवाएं चल रही है और रुक रुक कर जो है बारिश लगातार हो रही है। जो सरकार की तरफ से जो अधिकारी तौर पर जो कहा गया है उसमें कहा गया है 3780 ऐसे लगभग गांव हैं जो इस जो अभी साइक्लोन आने वाला है उससे प्रभावित हो सकते हैं, और 19 जिले ऐसे हैं। आप मानकर चलिए, जब हम बात करते हैं उड़ीसा के आसपास के तटीय, वहां के जो तटीय इलाकों से लेकर तमिलनाडु का जो पूरा कोस्टल एरिया है आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु से लगकर नेल्लोर का जो जिला है, वहां से लेकर इन जिलों तक सारे जिलों में जो है भारी बारिश पिछले 2 दिन से लगातार हो रही है। जाहिर तौर पर जो बसेस है, बस सर्विस पूरी तरीके से जो है इन इलाकों से होकर गुजरने वाली जो है उन पर रोक लगा दी गई है। बस सर्विसेज बंद कर दी गई है, फ्लाइट्स बंद है, ट्रेन जो है जैसे आप भी कह रहे थे कि 50 से ज्यादा ट्रेन जो है वो भी प्रभावित हुई हैं, उनको कैंसिल कर दिया गया है। और यही नहीं, लोगों को भी हिदायत दी गई है सरकार की तरफ से, कहा गया है कि आज से लेकर अगले 3 दिन तक, खासकर जब तक बाढ़ जो है साइक्लोन जाहिर सी बात है सुरेखा, तूफान से लड़ने के लिए सबसे अहम चीज होती है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें और जो जगह बहुत खतरे वाले हैं वहां से आप दूर रहें। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। लगातार हम आपको इंडिया टीवी के जरिए मोंथा तूफान के बारे में जानकारी देते रहेंगे। लेकिन मोंथा, जिसका मतलब थाई में होता है बहुत ही सुंदर सा फूल, लेकिन ये फूल जो मोंथा है, जो तूफान के रूप में आया है, उतना खूबसूरत तो नहीं है, क्योंकि इससे जनहानि हो सकती है और काफी नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल, मोंथा तूफान का असर तमिलनाडु में भी दिखने को मिला है। चेन्नई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। रानीपेट, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम में भारी बारिश हो रही है, जिसकी चेतावनी पहले से दी गई थी। पुडुचेरी और विल्लुपुरम में भी बारिश के आसार हैं। अब आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवात मोंथा के खतरे के बीच कैरिबियाई सागर में बना तूफान मेलिसा भी बहुत खतरनाक हो गया है। जमैका इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान मेलिसा से जूझने वाला है। यह तूफान अभी करीब 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, मतलब कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और करीब 40 इंच तक बारिश की संभावना जताई गई है। वैज्ञानिकों का तो कहना है कि यह तूफान बहुत ही जल्दी से और तेजी से आगे बढ़ेगा और ज्यादा ताकतवर होगा और कई जगह पर इसके वजह से हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि दुनिया में इस वक्त का यह सबसे खतरनाक तूफान है मेलिसा। अब बात करेंगे बिहार के सियासी दंगल की, क्योंकि महापर्व छठ के समापन होते ही बिहार में अब चुनावी घमासान तेज हो जाएगा। आज नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं पर तेजस्वी यादव आज सारण जिले में चुनावी रैली करेंगे। हैदराबाद वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी आज से एआईएमआईएम के लिए चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। ओवैसी आज गोपालगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 2 चरणों में वोटिंग होनी है और पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, यानी कि आज से पूरे 9 दिन बाद। बिहार में 121 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे और इसके साथ ही 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए मतदान होगा। 14 नवंबर को तो नतीजे आ ही जाएंगे। इसे लेकर भी अब राजनीतिक दल आज से धुआंधार प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन आज अपना महापिटारा खोलने वाला है, यानी कि मैनिफेस्टो जारी करेगा। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन आज घोषणा पत्र जारी करेगा। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों के नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। हालांकि एक बात जो सामने निकल कर आई है वो है कि राहुल गांधी आज मैनिफेस्टो जारी करते वक्त मौजूद नहीं रहेंगे। इससे पहले भी जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का फेस घोषित किया गया था तो उस वक्त भी राहुल गांधी नदारद थे।
बताया जा रहा है कि चुनावी घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव की उन सभी घोषणाओं को शामिल किया जाएगा जिसका जिक्र उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, जैसे कि हर घर सरकारी नौकरी, 500 यूनिट फ्री बिजली, माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, जीविका दीदियों को पक्की नौकरी और हर महीने 2000 का भत्ता। अब जीविका दीदियों की सैलरी बढ़ाकर 30,000 करने का भी वादा कर चुके हैं। संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का भी वादा उन्होंने किया है और महिलाओं को 3 से लेकर 5 डिसमिल जमीन देने के जैसे वादे भी अपने जरिए कर चुके हैं। जितने बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, जो काम के लिए जो वापस आए हैं बिहार, उन सब भाई बहनों से हमारी हाथ जोड़ करके अपील है कि ठेकुआ खा करके आप लोग वापस मत जाइएगा। आप लोग वोट डाल करके ही वापस जाइएगा। और ये तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ सब परिवार जो है हमेशा के लिए साथ रहेगा, साथ धूमधाम से छठ भी मनाएगा, होली भी मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा। हर परिवार के लोगों को, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा और बेरोजगारी से लड़ेगा। अब तेजस्वी यादव लोगों से वोटिंग तक बिहार में रुकने के लिए अपील कर रहे हैं, हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा भी कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर चिराग पासवान ने तंज कसा है। एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा कि जिसे सरकार में नहीं आना वो घोषणा ही करेगा। उन्होंने तेजस्वी से पूछा कि सरकारी नौकरी के लिए बजट कहां से आएगा, सैलरी कैसे आप देंगे। करें, घोषणाएं करने में क्या जाता है, जिसको सरकार में ही नहीं आना वो जितनी बड़ी घोषणाएं करते, बट उन घोषणाओं का आधार क्या है। एक तरफ आप बोलते हैं आपकी सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक कि हर परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। प्रभु, बिहार का बजट ही कितना है, 3-3.25 लाख करोड़ का बजट है। अगर आप बेयर मिनिमम सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको लगभग 2.5-3 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देने में कम से कम 7 से 9 लाख करोड़ का आपको बजट चाहिए। कहाँ से आएगा वो बजट? उसके बाद जो आपने बाकी की घोषणाएं की हैं, इन तमाम चीज़ों की पूर्ति आप कैसे करेंगे? मैनिफेस्टो जब वो निकाल रहे हैं तो उसमें ये भी तो बताएं कि रास्ता क्या है, राजस्व कैसे मेरे राज्य का बढ़ाने की आप सोच रख रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन कैसे। जब तक रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा आपके वादों के कोई मायने नहीं है। और ये बात आपको भी पता है, मतलब नेता प्रतिपक्ष को पता है कि वो सत्ता में उनको आना नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है, बड़े बड़े वादे करने में क्या जाता है, पूरा तो उनको करना नहीं है। तेजस्वी की घोषणाओं और महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर प्रशांत किशोर ने भी प्रहार किया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में महागठबंधन तीसरे नंबर पर है और लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच है। उन्होंने तेजस्वी की घोषणाओं को बिना सिर पैर का बताते हुए कहा कि रेस में बने रहने के लिए ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस हो, मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए लगातार जो वादे कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस कह रही है कि अब डिप्टी सीएम जो है वो कांग्रेस मुस्लिम होना चाहिए और जैसे सरकार बनती है वक्फ बिल फाड़ के फेंक देंगे। मेरे भाई, ऐसा है, महागठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है। अब कुछ भी कह दें, पिछले 5 दिनों में अगर आप तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। कुछ भी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चाहते हैं कि रेस में आए, रेलेवेंट बने। कोई ट्रैक्शन नहीं है, कुछ देखने वाला कोई नहीं। और बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेजस्वी यादव ने आरजेडी से बागी नेताओं पर एक्शन लिया है। तेजस्वी यादव ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 27 नेताओं को निकाल दिया है। जिन 27 नेताओं पर कार्रवाई की गई उसमें परसा से जेडीयू उम्मीदवार छोटे लाल राय भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछली बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीता था और इस बार आरजेडी की करिश्मा राय के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद और पूर्व विधायक अनिल सैनी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने स्टार प्रचारक बनाए जाने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और इस लिस्ट में आरजेडी की प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु जायसवाल का भी नाम शामिल है। इसके अलावा कटिहार के पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो, पूर्व एमएलसी गणेश भारती, विधायक मोहम्मद कामरान, पूर्व विधायक अनिल यादव, पूर्व प्रत्याशी अक्षय लाल यादव, पूर्व विधायक सरोज यादव, पूर्व एमएलसी अविनाश कुमार और जिला प्रधान महासचिव राम सखा महतो भी शामिल हैं। उधर मुस्लिम वोटों को लेकर बिहार में एक बार फिर से सियासी घमासान मच गया है। पहले तेजस्वी और ओवैसी मुस्लिम वोटों की दावेदारी कर रहे थे, अब प्रशांत किशोर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल सीमांचल में प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटर्स से बड़ी अपील की है। कटिहार में मुस्लिम वोटर से प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी से मत डरिए, अल्लाह से डरिए और अपने बच्चों की चिंता कीजिए। उन्होंने कहा कि अगर लालटेन ने किरासन बनाकर जलते रहेंगे, यानी केरोसिन डालकर इसे जलाते रहेंगे, तो लालू का घर ही रोशन होगा, आपका नहीं।
मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि अभी तक आपको लोग कहते हैं कि भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हमको जिताइए। गठबंधन वाले कहते हैं भाजपा से डरिए, हमको वोट दीजिए, हम लोग आपको भाजपा से बचाएंगे। जनसुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो। अपने बच्चों की चिंता कीजिए, तभी सुधार होगा। न तो भाजपा से डर के वोट देते रहिएगा तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलिएगा आप, जलेगा आपका और आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगा लालू जी के घर में, आपके घर के आपके बच्चों के जीवन का।